Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Law and CLAT classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, स्वागत है फिर से एक बार उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का। आज का ये जो सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कोई पर्टिकुलर किसी एंट्रेंस एग्जाम से कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड नहीं रखता है। हर एक एग्जाम में जहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान रहेगा वहां पर ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है। इस पर्टिकुलर सिनारियो का नाम भी हमने ऐसा ही रखा है, लैंडमार्क जजमेंट और लीगल अपडेट। या तो कोई ना कोई जजमेंट लेकर आऊंगा या फिर कोई नया अपडेट या कोई लेटेस्ट केस, कोई लीगल करंट अफेयर, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो यूं कह सकते हैं आपके एक तरीके का जीके का पार्ट आपका प्ले करने वाला है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। तो आज का जो केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। हालांकि बहुत पुराना केस है, लगभग 72 इयर्स पुराना केस है, 1950 का केस है, लेकिन आज भी इसकी वैलिडेशन उतनी ही है जितनी उस जमाने में थी। अब सवाल यह है कि यह कौन सा केस है, क्या आपने इससे पहले इसको पढ़ा है, और पढ़ा है तो क्या इस लेवल तक पढ़ा है जिस लेवल तक आज मैं आपसे इसका डिस्कशन करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं हम ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस की। 15 दिसंबर 1950 की बात हो रही है। 15 दिसंबर 1950। तो जैसा मैंने कहा था लगभग 72 इयर्स बैक पुराना केस है। The A.K. Gopalan versus State of Madras case was heard in the Indian Supreme Court। समझ रहे हो भाई, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आजादी तो मिल गई ना हमें, तो अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट। दिस केस इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क केस। एक मतलब यूं समझ लो भाई, नींव का पत्थर बन गया था लॉ के लिए। यह केस जो है एक एग्जाम्पल सेट हो गया था इन इंडियन लीगल हिस्ट्री, as it set a precedent for the protection of citizens' rights under preventive detention laws। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था उसके अंदर ये केस जो है वो सिटीजन राइट के लिए एक प्रोटेक्शन वाला एक बहुत बड़ा रामबाण साबित हुआ। The A.K. Gopalan versus State of Madras case revolved around the Preventive Detention Act of 1950, which allowed the government to detain individuals without trial if they were deemed to be a threat to national security। अब यहां पर क्या है कि एक अलग से एक्ट बना हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। मतलब किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल को पकड़ सकती है बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के। क्यों? क्योंकि हमें इस आदमी से नेशनल थ्रेट है। हमें ये एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, कहता है कि हमें इस आदमी से डर है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भेद सकता है, ये इंडिया में नुकसान करवा सकता है। ठीक है भाई, पकड़ लो। सवाल यहां पर यह प्रॉब्लम है, इफ दे वर डीम्ड टू बी थ्रेट टू नेशनल, देखो देवर डीम्ड, माना जा सकने वाला आदमी, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई उसकी ऐसी हिस्ट्री नहीं, हमें लग रहा है कि यह आदमी नुकसान दे सकता है, उठाकर पकड़कर डाल दो जेल में। ये क्या बात हुई भाई, ये तो बात गले के नीचे नहीं उतर रही। क्योंकि ये जो लॉज बने थे वो बनाए थे अंग्रेजों ने। किसके लिए? कि हमारे जो पूर्वज, जो क्रांतिकारी हैं, जो मैं है वर्ड इसलिए यूज ले रहा हूं कि भले ही वो हिस्ट्री हो चुका है, लेकिन आज भी लोगों के नजरों में, इंडिया के दिलों में वो राज करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते, या होते तो गुलाम होते आज भी। तो इसीलिए मैंने है वर्ड यूज लिया है उनके रिगार्डिंग। ये वर्ड, ये जो पर्टिकुलर कुछ ऐसे एक्ट्स थे जानबूझकर ब्रिटिश सरकार ने इंडिया पर थोपे, लागू नहीं किए, थोपे कि इस आदमी को, क्योंकि वहां पर तो समझ रहे हो ना, उनको अपनी गद्दी बचानी थी, तो इंडियंस को उठाकर जेल में डालो ताकि ये लोग अपनी बात ही नहीं पहुंचा सके। उन्हीं चीजों का यहां पर कंटिन्यूएंसी किया गया, लागू किया गया। तो ये पॉइंट गले के नीचे नहीं उतरा। A.K. गोपालन, अ कम्युनिस्ट लीडर, चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस लॉ। वो एक कम्युनिस्ट लीडर था, उसने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेशन साबित नहीं होने दिया।
बोला कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये मेरे फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाता है। देखो कैसे। इन अ यूनानिमस रूलिंग द इंडियन सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द लॉ एंड रूल्ड दैट सिटीजन कुड बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल इफ दे वर कंसिडर्ड टू बी थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्या सुनाया? कि किसी भी सिटीजन को पकड़ के रखा जा सकता अगर वो कंसीडर्ड किया जाए, अगर उसके बारे में ये बात साबित हो कि उसको इंडिया की सिक्योरिटी में गड़बड़ करने वाला माना जा सकता है। अब इस केस के फैक्ट देखो। इस केस में क्या हुआ? द अपलेंट, अपलेंट मतलब A.K. गोपालन, was an Indian communist leader who served the Indian Communist Party for many years. He was detained under the Preventive Detention Act of 1950. As per his contention, he was detained in jail from 1947 without any trial. वो कह रहा है कि मुझे 1947 से जेल में अंदर बंद रखा है बिना किसी ट्रायल के। सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। He was made liable under the criminal law which were set aside. और आगे सुनना, उस आदमी को उन लॉस के लिए लायबल किया गया था जब 1947 में पकड़ा गया, जबकि अब वो लॉ सेट असाइड किया जा चुका, हटाया जा चुके हैं, इंडिया में लागू ही नहीं है। इवन द मद्रास गवर्नमेंट पास एन ऑर्डर ऑन March 1, 1950 व्हेन वाज स्टिल इन जेल, और उसके खिलाफ एक ऑर्डर भी पास कर दिया जबकि वो बेचारा जेल में था। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? उस आदमी के खिलाफ बिना किसी सुनवाई की, वो तो अंदर है और यहां कोर्ट में बैठे बैठे जज साहब उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर रहे हैं। He argued that the principles of natural justice were not followed in his case and that he was not given a fair hearing. उसको सुनो तो सही, उसकी बात ही कोई नहीं सुन रहा, उसको सुनने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। ये बंदा बैठा है जेल में और यहां पर कोर्ट की रूलिंग आ रही है। Mr. Gopalan then filed a petition under Article 32 of the Indian Constitution. Article 32 पता है ना भाई? Article 32 रिट पिटीशन। जहां पर भी किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट इन्फ्रिज होते हैं, सीधा चला जाएगा वो बंदा सुप्रीम कोर्ट के पास। और इसी के सिमिलर में आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास। 5 तरीके की रिट लेकर अगर फंडामेंटल राइट हार्म हो रहे तो। अंडर हेबियस कॉर्पस, रिट अगेंस्ट द ऑर्डर सर्व्ड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950। हेबियस कॉर्पस मतलब प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, लाश। उस आदमी को हमारे सामने प्रेजेंट करो जिसके खिलाफ आप ये ऑर्डर पास करवा रहे हो। तो उस आदमी ने ये रिट लगा दी। He contended that the order passed under the Prevention and Detention Act is violating his fundamental right under Article 14, 19 and 21 of the Indian Constitution. He further stated that the order is issued against him was done with the malified intention कि मेरे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया जा रहा, ना तो मेरे को इक्वालिटी बिफोर द लॉ दे रहे हैं, ना ही मेरी लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी वगैरह जो मुझे चैन से जीने का अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं मिल रहा मेरे को। दूसरा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत मेलाफाइड इंटेंशन, बुरी नीयत से ये ऑर्डर पास किया गया जबकि मैं उनकी हियरिंग में हूं ही नहीं, मैं कोर्ट के सामने हूं ही नहीं। It was further argued by him that procedure established by law under Article 21 means the due process of law. Talking about his scenario, the procedure established by the law was not followed and hence it is violation of Article 21 of the Indian Constitution. प्रोसीजरल एस्पेक्ट फॉलो ही नहीं कर रहे आप सामने वाले को, हियर सुनवाई का मौका तो मिलना चाहिए। इश्यू रेज्ड अंडर द A.K. गोपालन एंड द स्टेट ऑफ मद्रास केस। क्या इश्यू रेज हुए? देयर वर सेवरल इश्यूज रेज इन दिस केस इंक्लूडिंग वेदर द प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट 1950 वायलेटेड आर्टिकल 14, 19 and 21 of the Indian Constitution. Secondly, is there any connection between the Article 19 and 21 of the Constitution? And lastly, whether his natural justice is violated or not. 3 तरीके के क्वेश्चन इस केस के बाद में पैदा होते हैं। पहला, नंबर 1, क्या प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट जो है 1950, क्या वो आर्टिकल 14, 19 और 21 के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी खेल खेलता है? दूसरा, क्या
आर्टिकल 19 और 21 के बीच में कोई कनेक्शन है? और तीसरा, क्या उस आदमी के खिलाफ नेचुरल जस्टिस उस पर्टिकुलर पर्सन को नेचुरल जस्टिस के तहत काम नहीं करवाया गया, मतलब क्या उसके नेचुरल जस्टिस का राइट वायलेट हुआ है या फिर नहीं? ये 3 अलग अलग सवाल पैदा होते हैं। आर्टिकल 14 मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन। याद रखना बेटा, यहां बात आ रही स्टेट की, चीजें बताता हुआ चलूंगा साथ में। यहां बात आ रही स्टेट की। बहुत से लोगों में यह गलत फहमी है कि कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अरे बिल्कुल कर सकता है। यहां बात आ रही है या तो इंडिया की, स्टेट का मतलब इंडिया, या फिर अलग अलग स्टेट खुद। जहां बात आ रही है यहां गवर्नमेंट की। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वहां आप जाकर बोलते हो कि सर मेरा भी एडमिशन करो, वो कहते हैं कि सर आप हमारे समाज से बिलोंग नहीं करते, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। नहीं, यहां इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, वो स्टेट की जिम्मेदारी है। 19A कहता है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। 19B कहता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। 19C कहता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, और डी कहता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ई कहता है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं बता रहा हूं रफली, बाकी आप सबको बहुत नॉलेज है इस बारे में। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। Thus, Article 21 secure 2 rights, right to life and right to personal liberty। समझ रहे हो? इन 3 चीजों की बात की गई। ये 3 चीजों का भी नॉलेज मैंने आपको दे दिया कि भूल नहीं जाना। प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट क्या है? प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन, पकड़ के रख लेना, अ पर्सन टू प्रिवेंट हिम, उसको रोकने के लिहाज से, फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रिजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। जहां पर भी लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी की बात है तो हम उस आदमी को पहले से ही पकड़ के रख सकते हैं। द रिलेशन ऑफ इंडिया विद फॉरेन कंट्रीज, द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, इट इज नेसेसरी सो डू। यहां बहुत सी चीजें हैं, इंडियन सिक्योरिटी के अंदर बहुत सी चीजें आ रही है। अगर इंडिया और फॉरेन की किसी कंट्री के साथ रिलेशन खराब कर सकता है वो पर्सन, उसको पकड़ लिया। पब्लिक ऑर्डर खराब कर सकता है, उसको पहले से पकड़ के रख लिया। सप्लाई एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, इट इज नेसेसरी, अगर वहां पर कोई कम्युनिटी में कोई बवाल मचा सकता है तो उसको पहले से पकड़ के रख लिया। The act also gives power to the government to detain a foreigner in a view to regulate his presence or expel from his country। expel from the country मतलब यहां पर ये जो एक्ट है वो किसी फॉरेनर को भी पकड़ सकता है कि जहां पर लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी में गड़बड़ कर सकता है, या फिर उसको अपने देश वापस भेजाया भी जा सकता है। जुडिशियल डिसीजन ऑन द ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है? इस आर्ग्यूमेंट का फैसला क्या निकलता है? सुप्रीम कोर्ट एनालाइज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पार्टीज एंड हेल्ड दैट देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन आर्टिकल 21 और 29। 21 नेचुरल जस्टिस, 19 बहुत सारी फ्रीडम देता है हमें of the constitution। The court further held that the principle of natural justice were not violated in this case। The court finally dismissed the writ petition filed by Mr. Gopalan। तो यहां पर मिस्टर गोपालन की रिट पिटिशन को डिसमिस किया गया। सवाल यह है कि सर जब आपने पढ़ाना शुरू किया था तो ऐसा लग रहा था कि आप ए.के. गोपालन के सपोर्ट में हैं, तो यह पढ़ाने का, समझाने का तरीका है। अगर इंडिया की सिक्योरिटी की बात आएगी ना तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वैसे भी साइड में पड़े रहेंगे। आप इंपॉर्टेंट हो, नो डाउट, हमारे भारत का हर एक नागरिक इक्वल प्रोटेक्शन पाने का अधिकार रखता है, लेकिन आप सभी से मिलकर, या यूं कहूं कि आप सभी से ऊपर जो है वो है हमारा भारत, हमारा देश। अगर उसकी सिक्योरिटी की बात आएगी, पब्लिक मेंटेनेंस और ऑर्डर की बात आएगी, भारत के साथ किसी फॉरेन रिलेशन या फॉरेन कंट्री के रिलेशन की बात आएगी, तो फिर हम आपके छोटे मोटे अधिकारों को साइड में रखेंगे। बात इंडिया और एक पर्सन के बीच की है, तो प्रायोरिटी हमेशा देश को ही मिलेगी। The A.K. Gopalan and the state of Madras is a landmark case in Indian legal history। It is one of the important cases in which the apex court of the India interpreted
the provision of the Indian Constitution, the case set the precedent for how the Indian court would interpret and apply the provision of the Indian Constitution in future cases. It is also significant because it was among the first case in which the principle of natural justice were applied in India. The case is also important because it established the principle that the Indian Constitution is a living document and that it can be interpreted in light of changing times and circumstances. मतलब उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बदला भी जा सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, स्ट्रक्चर है, उसको आप नहीं छेड़ सकते। बाकी पावर दिया है पार्लियामेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बदलाव की भी एक लिमिट है, एक सीमा है, एक हद है। आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर जो नींव के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, उसको टच नहीं कर सकते आप। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट होल्ड that all individuals, सारे के सारे individuals are entitled to fair and impartial treatment. उन सभी के साथ में बराबरी का, बिना किसी भेदभाव का फेयर चांस दिया जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा, सबके साथ बराबर जस्टिस किया जाएगा। This principle required that a decision be made without bias or prejudice and that all parties involved have a chance to be heard. The principle of natural justice stated the following features. No one shall be judged on his own matter. No person shall be left unheard. Every person has the right to know the reasons on which his decision has been made. तो ये 3 पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इन द केस ऑफ न्यूज़पेपर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1958 का केस है। It was held that an order passed by the court without hearing the other party shall be considered illegal. Hearing fulfill the basic criteria of Indian laws and is also a right. ठीक है, तो ये नेचुरल जस्टिस कहता है। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या निकलता है? A.K. Gopalan State of Madras is a landmark case in Indian legal history. The case set important precedents for the fundamental rights of Indian citizen. It also helped to define the concept of due process in India. Also, the case developed and explained the doctrine of natural justice, which means that the administration cannot function arbitrarily. The concept of natural justice simply talks about fairness and justice. This case is studied and referred by law students all over the country. ये जो केस हमने पढ़ा, यहाँ पर जो A.K. गोपालन ने जिस तरीके से इल्जाम लगाया था कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वगैरह को साइड में किया गया, मुझे सुना नहीं गया, तो बात यही है कि जहां पर भी इंडिया की बात आएगी, जहां पर भी देश की बात आएगी, कंट्री की बात आएगी, तो वहां पर हम आपको साइड में रख भी सकते हैं। अगर आपकी वजह से देश में दंगे होने का खतरा है तो हम आपको डिटेन कर सकते हैं। यही तो प्रिवेंशन और डिटेंशन एक्ट राइट प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट को। तो अगर उसको पर्टिकुलर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट, किसी भी राज्य की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगता है कि ये आदमी आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ, इंडिया की इंटीग्रिटी के खिलाफ, तो फिर उसको पकड़कर साइड में रखा जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वगैरह की बातें की गई, आर्टिकल 14, 19 और 21 को चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केसेस के फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली ये डिसीजन दिया, फाइनली ये जजमेंट दिया कि नहीं सर, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सबसे ऊपर है, नो डाउट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर, उसके बाद में फंडामेंटल राइट उससे भी ऊपर, लेकिन इन सभी से ऊपर हमारा भारत देश है जिसके लिए ये सब काम किए गए हैं, ये सब चीजें बनाई गई है। तो अगर इंडिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की बात आएगी तो फिर इंडिविजुअल राइट्स को नहीं देखा जाएगा। हां, अगर बात आएगी फंडामेंटल राइट और किसी भी इंटरनल मैटर की, तो सबसे ऊपर फंडामेंटल राइट की बात रहेगी। समझ गए पॉइंट को? तो ये लैंडमार्क जजमेंट था लीगल हिस्ट्री का। तो इसने इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट फॉर द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन के बारे में बहुत डिटेल में बात की।
हेल्प टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस, के प्रोसीजर क्या है लॉ का। ऑल्सो द केस डेवलप एंड एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में बता दिया इन्होंने, विच मीन्स दैट द एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट फंक्शन आर्बिट्रेरी, मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो वो अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी कोई भी काम नहीं कर सकता। यहां पर ये जो मेन इंपॉर्टेंट, द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस सिंपली टॉक अबाउट फेयरनेस एंड जस्टिस की बात करता है। तो यहां फेयरनेस और जस्टिस, अगर हम ए के गोपालन की बात करें तो बाकी पूरा के पूरा स्टेट, बाकी पूरा के पूरा मद्रास अगर बह सकता था उस टाइम दंगों में, क्या वहां पर वो फेयरनेस नहीं है, क्या वो जस्टिस नहीं है? समझ रहे मेरी बात को? दिस केस इज स्टडी, ये जो केस है पूरे लॉ ग्रेजुएट को, लॉ स्टूडेंट्स को रेफर किया जाता है, और इसी वजह से रेफर किया जाता है क्योंकि ये एक नींव का पत्थर साबित हुआ है इंडियन लीगल हिस्ट्री में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट केस था। इसी सीरीज में कुछ और केसेस, कुछ फैक्ट्स, कुछ लीगल करंट अफेयर्स, ये सब चीजें मैं लेकर आपके सामने टाइम टू टाइम हाजिर होता रहूंगा। तो मिलते हैं इसे ही किसी नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या।